जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलिया हसन है और मैं गुज़िश्ता 3 सालों से सिंध गवर्नमेंट के स्कूल जीजीएलएसएस रहूगराम डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची से हूँ। 2022 से स्टीम एक्टिविटीज़ के साथ मैं हिस्सा ले रही हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं 12 साल मैंने बहरिया कॉलेज मजीद सारी में अपनी खिदमत दी हैं। 2016 में उस वक्त के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से मैंने बेस्ट टीचर का अवार्ड हासिल किया। 2018 में हमारे उस वक्त के सेक्रेटरी जो हैं कैप्टन खालिद, उससे मैंने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एप्रिसिएशन लेटर्स वसूल किया है। अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में आके भी कोशिश यही कर रही हूँ कि बच्चों की बेहतरी के लिए काम करूँ और मुझे खुशी है कि स्टीम की टीम ने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, वाहिद ये वाला प्रोग्राम है। मैं तो बार बार ये बात कहती हूँ, मुझे खुशी होती है कहते हुए कि जब भी मैं कहती हूँ कि स्टीम के प्रोग्राम ने मुझे अभी तक यहाँ पर रखा है और मुझे पसंद आ रही है ये जॉब। अच्छा, अभी मैं चाहती हूँ कि सर अदनान जो है अपना इंट्रोडक्शन करा दें और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टार्ट करवाएं सेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सारे? आई एम अदनान बदर, एसएसटी एंड एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल at FG Public School, Tufail Road, Quetta, Kent. I'm serving my duties since 2004, sorry. और स्टीम पाकिस्तान का जो है फोकल पर्सन हूँ। और स्टीम पाकिस्तान से मैं तकरीबन अक्टूबर 2022 से जुड़ा हुआ हूँ। और रिसेंटली या करंटली जो है हम साइकिल 5 में जो है अभी हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा स्टीम पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो आरडीज हैं और हमारे जो डीजी मेजर जनरल कैसर सुल्तान साहब हैं, इनसे मैंने कई एप्रिसिएशंस जो है मिल चुकी हैं। वो भी स्टीम पाकिस्तान की बदौलत ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू स्टीम पाकिस्तान टू इनवाइट मी and give me a chance to express my feelings, my learnings. तो जो आज का टॉपिक हमें जो एक दिया गया है वो स्टोरी टेलिंग के मेरा हवाले से है। और स्टोरी टेलिंग जो है मतलब स्टीम पाकिस्तान जो है इसकी डिफरेंट टास्क हैं जो कि किसी भी एक लेवल को अचीव करने के लिए चाहिए होती हैं। सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ हाइलाइट्स बता दूं, फिर आप ओके जो मैडम। है कंटिन्यू कर लीजिएगा। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम देखेंगे स्टोरी टेलिंग एज अ लर्निंग टूल और उसके बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। सर इस्माइल सकी के नाम से कोई है? हाँ, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। बेनिफिट्स पढ़ेंगे, इसके बाद हमने स्टेप्स देखने हैं मेकिंग अ गुड स्टोरी, और कंपोनेंट्स देखने हैं, इसमें स्टोरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और स्टोरी टेलिंग सेशन आपको एक दिखाया जाएगा जो सर अदनान का बहुत बेहतरीन किया हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे सर। उसके बाद इफ़ेक्टिव टिप्स आपको इंशाल्लाह देंगे फॉर मेकिंग अ गुड स्टोरी। उसके बाद एक और स्टोरी टेलिंग का सेशन दिखाएंगे जो मेरे स्कूल का होगा इंशाल्लाह। और फिर आखिर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे आपके लिए, फिर कोई आपके सवाल हो तो कर लीजिएगा। प्लीज़ सर, अब आप कंटिन्यू कर लें। अच्छा, हमें जो आज का एक टास्क दिया गया है स्टोरी टेलिंग सेशन के हवाले से है। स्टीम क्लब की डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं किसी भी एक लेवल को अचीव करने के लिए। जब हमने जब अपना जो फर्स्ट स्टार जो जर्नी है स्टीम पाकिस्तान का जब हमने स्टार्ट लिया था, तो आप यकीन करें कि ये जो स्टोरी टेलिंग का सेशन है ये इंतहाई टफ था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इसको कैसे मतलब जो है परफॉर्म कराया जाए और कैसे कोई भी जो है एक स्टोरी बनाई जाए। लेकिन हमने जब काम किया तो ये चीज़ पॉसिबल हो गई कि इसको जो है हम मतलब कैसे करें। तो उसी हवाले से ये आज का सेशन भी रखा गया है। हम अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे भी इंशाल्लाह कि हमने जो है स्टोरी टेलिंग सेशन जो है किस तरीके से कंडक्ट करवाया। तो पहले हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की कि स्टोरी टेलिंग मतलब है क्या। स्टोरी टेलिंग जो है ये तलबा के लिए एक इंटरेक्टिव सरगर्मी है जिसमें जो कहानी सुनाने वाला है या स्टोरी कोई सुनाने वाला जो कोई शख्स होता है, वो कोई एक टीचर हो सकता है, कोई मेहमान हो सकता है, जो स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ इनके एक इमेजिनेशन को, इनके ख्याल को जो है उसके इनके ख्यालात में जो है ना एक स्टोरी को जो है वो बताता है, जिससे बच्चों की सुनने की और इसके अलावा उनकी जो एक लिसनिंग या सोचने की या थिंकिंग जो इनकी स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं। और ये जो स्टोरी टेलिंग सेशन है इसको जो है हम क्लास में भी जो है इसको करवा सकते हैं, इसको स्कूल की लाइब्रेरी में करवा सकते हैं,
इसको आउटडोर एक्टिविटी के तौर पे भी परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल हों वहाँ पर, कि जहाँ पर ये सेशन जो है हम कंडक्ट करवा रहे हों। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, श्योर। फिर हम बात करते हैं कि ये सेशन रखा क्यों जाता है, मतलब इसके क्या फायदे हैं। तो इसके फायदों में जो है ना, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है कि जो मेक साइंस इंटरेस्टिंग, यानी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, स्पेशली साइंस और मैथ्स, ये जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक डिफ़िकल्ट जो है मज़ामीन है। इसमें या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तलबा को जो है इनके बारे में, कई टॉपिक्स के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो इनको जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको जो है आसान बनाया जा सकता है। और जब एक मज़ेदार कहानी की तरह जो है, मतलब हम स्टूडेंट्स के सामने इस चीज़ को रखते हैं तो तलबा जो है इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में आसानी। कहानियाँ जो होती हैं, जो पेचीदा, जो कॉम्प्लिकेटेड एक जो थिंकिंग होती है या जो टॉपिक्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट कैसे उगते हैं, या स्टार्स जो है वो क्यों चमकते हैं। तो एक हम स्टोरी की शक्ल में, एक सिंपल वे में जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है ये समझा सकते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है हेल्प रिमेंबर बेटर, यानी बेहतर याद रखने में जो है मदद करना। स्टोरी टेलिंग सेशन जो है, जो फैक्ट्स के मुकाबले में जो कहानियां होती हैं, ये स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है याद रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक साइंसदान या एक कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम एक कोई कहानी स्टूडेंट को बताएंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक या देर तक, ज़्यादा देर तक बच्चों के जो है हमारा माइंड। ये नाम लिख के भी देना पड़ेगा। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। कि हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है इनकरेजिस इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी को फरोग देना, यानी बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना। जी अदनान बच्चों साहब, का बहुत माजरत। मैं एक दफ़ा ये कर रहा हूँ कि मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर रहा हूँ। और अदनान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो कैपेबिलिटी है उसको मैं जस्ट फॉर द टाइम बीइंग ऑब्स्ट्रक्ट कर दूंगा, और फिर जब सवालात की बारी आएगी तो फिर हम इसको वापस से खोल देंगे। तो जस्ट अ सेकंड, बहुत माजरत सबके लिए, सबसे। ये सेशन दोबारा से स्टार्ट लूँ मैं, ये यही नहीं नहीं स्टार्ट नहीं करूँ। नहीं, बिल्कुल कोई अभी अभी 2 सेकंड में होता है। 1 सेकंड। जी अदनान साहब, कैरी ऑन, थैंक यू। जी, तो हमारे पास जो नंबर 3rd पॉइंट था, हेल्प रिमेंबर बेटर, यानी स्टोरी टेलिंग का जो सेशन है, ये एक ऐसा सेशन होता है जो कि फैक्ट्स के मुकाबले में अगर कहानियां की शक्ल में हम उस तलबा के सामने रखते हैं तो वो उसको बेटर तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उनके माइंड में जो है काफ़ी देर तक जो है ये कंसेप्ट जो है रहते हैं। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है इनकरेजिस इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी को फ़रोग देना। अब जो कहानियां या स्टोरी टेलिंग सेशंस जो होते हैं, ये क्वेश्चंस को जो है, मतलब बच्चों के माइंड्स में जो है क्वेश्चन जो है क्रिएट करते हैं। जैसे हम कोई एक टॉपिक जब बच्चों को बताते हैं या किसी एक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, तो तलबा के जहन में ये एक क्वेश्चन ये आता है कि आगे क्या होगा अब, या ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो एक प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ या क्यों हुआ, ये तलबा को मजीद एक लर्निंग प्रोसेस का जो है ये इनमें कंसेप्ट देता है, या एक इनको एक आइडिया देता है कि आगे अब हमने क्या चीज़ सीखनी है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पर आ जाता है, प्लीज नेक्स्ट। कनेक्ट टू रियल लाइफ, यानी हकीकी जो जिंदगी है उससे जोड़ना। अब कहानियां जो है हमें ये बताती हैं कि रोजमर्रा जिंदगी का जो है ये कैसे एक हिस्सा है हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल कशिश शकल या ग्रेविटी जो है हमें चलने में मदद देती है, या बारिश क्यों देती है, ये हमारी सारी प्रैक्टिकल लाइफ की जो है ये एग्जांपल्स हैं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग सेशंस हैं, इसमें हम किसी भी साइंस कंसेप्ट को अटैच करते हैं, और बच्चे इस तरीके से अपना जो है कंसेप्ट बनाते हैं और उसको जो है ना आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
फिर नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है बिल्ड्स इमेजिनेशन, यानी थिंकिंग प्रोड्यूस करना, तखयल पैदा करना। तो कहानियां सुनना तलबा की जो एक क्रिटिकल सोच में जो है मदद करती हैं, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनके लिए ये जो है बहुत जो है बेस्ट हैं। और नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है मैक्स लर्निंग फन फॉर ऑल, यानी ये जो स्टोरी टेलिंग सेशन है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि ये बड़ों के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए जो है ये एक बहुत बेहतरीन टूल है। और एक तफरीह भी जो है इससे मिलती है, और हर उम्र के लिए जो है ना ये काम करती है, सबकी हेल्प करती है। यहाँ तक कि वो लोग जो साइंस को मुश्किल समझते हैं उनके लिए जो है ना ये एक बहुत ही जो है मतलब आसान उनके लिए बन जाता है। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि साइंस को जो है आसान बनाने के लिए, तफरीही और यादगार बनाने के लिए जो स्टोरी टेलिंग का सेशन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। चलिए सर, थैंक यू। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक स्टोरी बनाने के लिए क्या स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसमें जो स्टेप्स आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको, उसमें सबसे पहले है इंक्वायरी स्टेज। अच्छा, इंक्वायरी स्टेज इन तमाम स्टेज से सबसे अहम भी है और सबसे ज़रूरी भी है और सबसे मुश्किल भी है। ये अगर ये हो जाती है तो उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंक्वायरी स्टेज का मतलब ये है कि मुझे कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, किस टॉपिक को मैं स्टोरी बनाऊं। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो ये कि जो टॉपिक टीचर को एक्सप्लेन करना मुश्किल लग रहा है, एक्सप्लेन करना मुश्किल का मतलब ये है कि उसने देखा कि बहुत ज़्यादा रिपीटिशन के बावजूद भी आउटकम जो है या तो निल है या फिर सेम है, या बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे, या वो लेंथी टॉपिक है और बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो रही है। तो ऐसा टॉपिक लें जिसमें खासतौर में मैं साइंस की बात करूंगी, जो फिजिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता हो, क्योंकि जो चीज़ें फिजिकली परफॉर्म की जा सकती हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि उसको फिजिकल परफॉर्मेंस से ही सिखाया जाए। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो फिजिकल परफॉर्मेंस वाले नहीं होते, जैसे डेफिनेशंस हो गई, किसी चीज़ का आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस वक्त जो है वो टॉपिक हम स्टोरी टेलिंग में ले सकते हैं। अच्छा, एथिकल वैल्यूज़ आपने भी देखा होगा, बचपन में भी वालिदैन भी और टीचर्स भी हमें एथिकल वैल्यूज़ जब हमें इनकलकेट करते थे तो वो स्टोरी की सूरत में करते थे। अमानत में ख़यानत की स्टोरी सुनी होगी आपने, सच बोलने की स्टोरी सुनी होगी आपने, बहुत सारी इस तरह की हमने स्टोरी की हैं। इसी तरह साइंस और मैथ्स के टॉपिक में थ्योरेटिकल जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे जो हैं स्टोरी टेलिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वापस मैं अपनी स्लाइड में आऊँगी। इसका नेक्स्ट स्टेज होता है कि स्टोरी टेलिंग प्रोसेस, यानी कि अब आपने सेलेक्ट कर लिया टॉपिक, अब आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे। उसी चीज़ को स्टोरी में कन्वर्ट करना भी एक काम होता है, क्योंकि उसमें आपने जो है जैसे आगे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट क्रिएशन, आप कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसके डायलॉग्स लिखते हैं, उसकी सीनरी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, सीनरी सेलेक्ट करते हुए ये ख्याल रखना है कि इट शुड बी वेरी रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स, यानी कि उनके आसपास के जो सिनेरियोज हैं उससे मुताबिकत रखते हों, ताकि क्योंकि हम सिर्फ स्टोरी टेलिंग में बच्चों की इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं, तो बच्चा उसे इमेजिन कर सके, उसको अपने आप से दूर ना समझे। एक अच्छी स्टोरी के लिए एक स्टेप ये भी है कि उसे रिहर्सल कर ली जाए उसकी। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो अगर आपके पास अपने कोलीग्स हैं उनके साथ कर लें तो आपके पास नए पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी आ जाते हैं, और अगर आपके पास नहीं है, जैसे हम लोग कभी कभी अकेले हो जाते हैं, हमारे पास स्टाफ कम है, तो मैं ये करती हूँ कि मैं 2-3 दफ़ा उस चीज़ को बार बार देख लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अगर एक चीज़ मेरे जहन में नहीं आई तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी तीसरी बार देखने में मुझे याद आया था कि नहीं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कम लग रही है। तो स्क्रिप्ट इनरिचमेंट का मतलब भी यही है कि वहाँ पर जहाँ आपको कमी लग रही है उसको पूरा कर लिया जाए। तो ये सब काम अगर आप स्टोरी टेलिंग करने से पहले कर लेंगे तो आप दैट मेक्स योर स्टोरी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी। फिर वो दिन आएगा जिसमें आपको फाइनल परफॉर्मेंस देनी होगी, तो उस दिन इंशाल्लाह ताला आपकी स्टोरी बच्चों के दिमाग में ऐसे चली जाए कि वो जो सारा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उनको बगैर मेहनत के याद भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ, कि कंपोनेंट्स के स्टोरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन चीज़ों पे बेस करती है स्टोरी। ये थोड़ा सा एक लेंथी टॉपिक है हमारे पास, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक जो कॉमन स्टोरी के कंपोनेंट है कि आप एक हीरो को सेलेक्ट करते हैं, आपको एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जो अपने नॉलेज, आपने इसमें इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो सर्कल है वो 2 चीज़ों में डिवाइड है। एक में लिखा हुआ है नॉर्मल वर्ल्ड और दूसरे में लिखा हुआ है अननोन। नॉर्मल वर्ल्ड का मतलब ये है कि जो नॉलेज उस बच्चे के पास है या जो उस करेक्टर के पास है उसको लेके वो चला एक जर्नी पे,
और उसको फिर क्या हर्डल्स फेस करना पड़े, किस किस्म के लोगों ने उसकी मदद की या उसको कुछ चीज़ें सिखाई, जैसे कि इस सूरत में हम टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों की हेल्प कर रहे होते हैं। फिर उस नॉलेज को लेके जो हर्डल्स उसके पास आए उसको उसने सॉल्व करने की कैसे कोशिश की, कितनी दफ़ा वो उसमें फेल हुआ, कितनी दफ़ा वो उसमें पास हुआ, और उसके बाद फिर जो उसका वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो उसने उसमें उस जर्नी में नई चीज़ें भी सीखी। अब वो पुराना वो वाला कैरेक्टर नहीं रहा, अब वो बदल भी गया, उसके उनके पास नॉलेज भी आ गई और उसको उसका रिवॉर्ड भी मिला। तो जो नेक्स्ट नॉलेज अब जो जर्नी कंप्लीट होने के बाद जो उसका पाई चार्ट अगर देखा जाए तो अब उसकी जो नोन वर्ल्ड है वो अब बढ़ गई है और अननोन वर्ल्ड उसकी अब कम रह गई है। तो यही होता है जब हम स्टोरी के हिसाब से बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं तो उसकी नोन नॉलेज जो है वो बढ़ जाती है और नोन नॉलेज जो है उसकी कम रह जाती है। इसी तरह इसके और भी तरीके हैं स्टोरी बयान करने के, मज़ीद कंपोनेंट्स पे सर भी बात करेंगे, लेकिन सर इससे पहले सर का एक बहुत अच्छा सेशन जो सर ने किया था वो हम देखते हैं। उसके बाद सर इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक जादुई सल्तनत की है, एक जादुई जंगल की है। एक जंगल है, उसके अंदर दो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त का नाम हेलोजन है और दूसरे दोस्त का नाम ऑक्सीजन है। इन दोनों दोस्तों की हमेशा ये कोशिश रही कि हम दोनों मिलकर कोई नई चीज करें, लेकिन वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे। फिर उनको एक तीसरा दोस्त मिला। वो जो दोस्त था उसका नाम शोला था। जो शोला है उसने इन दोनों दोस्तों को बताया कि अगर तुम दोनों मिलकर कुछ नया बनाना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शोला इनके साथ अटैच हुआ तो क्या बन गया? मालिक बन गया। जब मालिक बना तो जंगल के अंदर जितने भी जानदार थे, जितने भी जानवर थे, वो बहुत खुश हुए। दरख्त बड़े होना शुरू हो गए और जो है हर तरफ पानी पानी हो गया। लेकिन इस जंगल के अंदर एक शरारती अनसर भी था, एक शरारती एलिमेंट भी था। उसका नाम सोडियम। जब उसने देखा कि ये तो हर तरफ पानी ही पानी है, तो उसने कहा कि मैं भी इनके साथ एक्शन करके कोई नई चीज बनाऊं। लिहाजा सोडियम ने पानी के अंदर छलांग लगाई। जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक जोरदार धमाका और वो पानी जो पहले हर जानवर समझ नहीं रहा था वो तब्दील हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर तब्दील हो गए और उसके साथ एक गैस बनी जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये जो रिएक्शन था, ये ऐसा रिएक्शन था जिसमें सोडियम ने हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर अटैच हो। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी जानकार बहुत हैरान हुए कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले थे तो उस वक्त भी एक रिएक्शन हुआ था, लेकिन उस रिएक्शन का हमने कहा था सिंथेसिस रिएक्शन। लेकिन जब सोडियम ने इन दोनों के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम ने क्या किया कि एक एलिमेंट को निकाल के उसकी जगह खुद आ गया। तो ये जो दूसरा रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तब ये काम हो गया तो हमने देखा कि जंगल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जंगल के अंदर पानी भी है, जंगल के ऊपर जो है सूरज की रोशनी भी पड़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलकर सूरज की रोशनी का फायदा होता है, क्योंकि मैंने छोटे से वो देख चुके थे कि रिएक्शन हुए। तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ने मिलकर एक रिएक्शन किया और उसकी वजह से पौधे को खुराक मिली जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये जो ग्लूकोज का बन रहा है ये सेंसर रिएक्शन, ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलके एक नई चीज बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये जो जादुई जंगल है इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड बना रहे हैं और मुख्तलिफ कंपाउंड मिलकर नए कंपाउंड बना रहे हैं। और ये जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सारे एक दूसरे की क्या है? मददगार। एक चीज उन्होंने और भी बनाई, वो है ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन सब जानदारों के लिए जरूरी है। फिर आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? वाटर।
आपको पता है कि तमाम जानदार के लिए वाटर जरूरी है। फिर आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर ग्लूकोज बना है, तो तमाम जानदार के लिए ग्लूकोज जरूरी है। तो ये जितने भी रिएक्शन जंगल के अंदर हो रहे थे, ये अल्लाह की कलाम फरमाई थी, ये कुदरत के छुपे हुए नजारे थे, जिनको इस जादुई सल्तनत के अंदर हमने एक कहानी के जरिए सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छा, अब सर जो है इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह आपको। जी जी। तो डियर टीचर्स, ये हमारे स्कूल में एक सेशन स्टोरी टेलिंग का जो है भी हमने रिसेंटली कंडक्ट करवाया था। इसका मैं एक ओवरऑल एक छोटा सा पहले एक इसका आपको एक व्यू दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके पीछे बात करेंगे कि साइंटिफिकली हमने इसको मतलब इस स्टोरी को हमने कैसे अटैच किया। यानी इस स्टोरी में सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपके पास एक माइंड मैप आ जाए या आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाए। यानी इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में एक छोटी सी एक वैली है जहां पर दो फ्रेंड्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। एक का नाम हाइड्रोजन है और एक का नाम ऑक्सीजन है। दोनों घूमते फिरते हैं, खेलते हैं। एक दिन इनको एक और जादूगर मतलब फ्लेम का एक नाम दिया, एक और कैरेक्टर इनको मिलता है जिसको हम फ्लेम या शोला जिसको कहते हैं। ठीक है। वो जो है उनसे मतलब उनसे एक कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ कि आप लोग दोनों आपस में मिल जाएं। ये दोनों आपस में मिलते हैं। फ्लेम एज ए कैटलिस्ट इनकी जो है मदद करता है और पानी बन जाता है। अब स्टोरी में आगे चेंज क्या आता है कि यहाँ पर जंगल के जो जानवर हैं या दूसरे जो भी इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं खुश हो जाते हैं, हर तरफ सब्जा हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक और एक एलिमेंट जिसको हम सोडियम कहते हैं वो आ जाता है। उसका वैसे भी जो है सोडियम का एक बेसिक जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो जो है हर चीज़ से रिएक्ट करना चाहता है और वो क्या करता है कि पानी के साथ मिल जाता है और एक हलचल सी बनती है। और वो क्या करता है कि वो एक दूसरे एलिमेंट की जगह लेकर एक दूसरा कोई एक कंपाउंड बना देता है। अब इस एनवायरनमेंट में यानी फॉरेस्ट का ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, पानी मौजूद है और सूरज की रोशनी भी है। तो जब ये चीज़ें मिलती हैं, इनके मिलने से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जिंदगी जो एक फॉरेस्ट की या जो एक लाइफ जो है ना वो चलना शुरू हो जाती है। अब ये जो कहानी एक स्टोरी जो बनाई गई थी, इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं और लाइफ की जो एक कंटिन्यूटी है, इनको इन्होंने जो है पॉसिबल बनाया हुआ है। तो ये ओवरऑल जो है ना ये एक पूरी की जो पूरी एक स्टोरी थी। अब हम इसका जो है मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जोन से मिस ने जो है बताए हैं, बेसिक जो एलिमेंट्स बनाए उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं ताकि आपको भी समझ आए कि स्टोरी बनाने के लिए मतलब क्या क्या बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसके कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी में सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग की बात करते हैं यानी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक कहानी का जो आगाज़ है एक जादुई जंगल के तारुफ से हो रहा है जहाँ पर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जंगल के अंदर एक छोटी सी वैली है जहाँ पर दो कैरेक्टर्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मौजूद हैं और उनकी जो है कि ख्वाहिश भी है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलें। यहाँ तक ये कहानी का जो पहला ऑप्शन, पहला जो इसका एक पॉइंट है या पहला इसका जो एक हिस्सा है, ये है कि दो एलिमेंट्स का आपस में मिलना। अब हम जब साइंस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें मतलब ये चीज़ यहाँ से पता चलती है कि केमिकल रिएक्शंस का जो एक कंसेप्ट होता है वो ये है कि हर जगह पर होने वाले जो है ना प्रोसेस के तौर पर जो है ना इसको यहाँ पर मुतारिफ करवाता है। ये कहानी का जो पहला हिस्सा है केमिकल रिएक्शंस का। जैसे मिसाल के तौर पे एक जादुई जंगल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक दोस्ती जो है इनका एक ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है और इनमें कुछ बनाने का या कुछ कोई चीज़ प्रोड्यूस करने का ख्वाहिश जो है ये एक साइंस ही जो है ना क्वेश्चन जो है ना प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है इसका जो है कंपोनेंट्स में बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप में हमारे पास जो है आ जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो फ्लेम या शोला नामी जो एक जादुई शख्सियत से मिले थे उनके दरमियान जो है एक कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है। और उनको जो है उनकी ताकतों को मिलाकर जो है ना कोई एक नई चीज जो है बनाने की जो है ना कोशिश करता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और जो है वो वाटर बनाते हैं। यानी इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जैसे शोला जो था या फ्लेम जो था वो मतलब उस चीज़ की वजाहत करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कुछ नया बना सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स में यहाँ पर केमिकल
बॉन्डिंग का जो है कंसेप्ट हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है कन्फ्लिक्ट और चैलेंज या प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम जब कब क्रिएट होती है, यानी मसला क्या बनता है अभी यहाँ पर। तो उसमें हम बात करते हैं कि किरदारों के कुछ नया बनाने की जो ख्वाहिश है और जो फ्लेम इसमें था उसकी तजवीज़ से पैदा होती है। फिर इसमें एक शरारती एक फितरत मौजूद होती है, जिसको हम सोडियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इनके रिएक्शन का जो है बायस बनता है। तो इसमें जो है इस कहानी को जो है ना सोडियम के आने से जो है कहानी जो है मजीद आगे की तरफ जो है बढ़ती है। और सोडियम जो है इंट्रोड्यूस कराता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जब हमने बात की थी ना इस स्टोरी में कि पहले शुरू में दो एलिमेंट्स मिलने के बाद उन्होंने वाटर बनाया, हर तरफ ग्रीनरी हो गई, सारा कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक क्लाइमेक्स बीच में क्या चीज़ आ जाती है कि सोडियम की एंट्री हो जाती है। जब सोडियम एंट्री होते हैं तो वहां से बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक चेंजिंग आ जाती है। और सोडियम की एंट्री की वजह से यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट दे सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन का, कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब हम दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह हुआ कि वाटर था, वाटर के साथ सोडियम ने जब रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन को इन्होंने जो है मतलब साइड पर कर दिया और नए कंपाउंड्स जो है बनाए जा सकते हैं। या इससे हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट्स जो है नए सब्सटेंस बनाने के लिए दूसरों को किस तरीके से हटाते हैं, यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। और छोटा सा यानी इसमें हमने एक ये कंसेप्ट भी देखा था कि जब ये रिएक्शन हुआ था तो एट दैट टाइम जो है छोटा सा एक ब्लास्ट हुआ था और इसकी मतलब वो एनर्जेटिक था जिसकी वजह से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने बना दिया था। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोरेशन, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसको हम कह सकते हैं तहकीक कह सकते हैं, साइंसी तस्वुरात कह सकते हैं। कि ये जो कहानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को शोला के जादू की मदद से जो एक पानी बनाने के लिए जो इकट्ठा हुई दिखाई देती है, बाद में जब सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन एक हैरान कुन नतीजा जो है सामने आता है। और पानी का जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का बायस बनता है जो कि इंतहाई जमीन पर बहुत जरूरी है। यानी अभी अब तक हमने जो स्टोरी के जितने भी पोर्शंस बने पढ़े यहाँ पर जो हमने इसमें देखे तो इसके अंदर हमें जो साइंटिफिकली जो कनेक्शंस हमें नजर आते हैं यहाँ पर 3 कनेक्शंस नजर आते हैं। पहला कनेक्शन ये आता है कि हमारे पास एक सिंथेसिस रिएक्शन होता है। सिंथेसिस रिएक्शन का मतलब हम स्टूडेंट्स को कंसेप्ट दे सकते हैं कि दो एलिमेंट्स को जब हमने मिलाया तो उससे वाटर बना, यानी पानी बना, पानी की फॉर्मेशन हुई, तो ये एक सिंथेसिस रिएक्शन था। फिर उसके बाद जब सोडियम की एंट्री हुई जिसकी वजह से जंगल में एक हलचल सी मच गई थी, तो वो हम कह सकते हैं या स्टूडेंट्स को एक कंसेप्ट दे सकते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस का। हालांकि ये जो कंसेप्ट हैं तलबा के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, क्लास 8 के लिए फर्स्ट टाइम वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनके लिए अगर हम इस तरह स्टोरी की शेप में उनको बताएंगे तो ये कभी वो भूलेंगे नहीं। तो यानी पानी बन गया, पानी के साथ जब सोडियम ने रिएक्ट किया तो उसके रिएक्शन से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और वाटर बनी। और ये जो है हम कह सकते स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि ये जो एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर लास्ट में फिर हम बच्चों को तलबा को ये चीज़ भी बता सकते हैं कि अब एटमॉस्फेयर के अंदर या उस जंगल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है और सनलाइट भी मौजूद है। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ये मिलकर जो है ग्लूकोज बनाती हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, तो और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती हैं जो हमारे जो एक एनवायरनमेंट है इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज एग्जांपल हम ये तमाम चीज़ें जो है बच्चों को तमाम चीज़ें स्टोरी के लास्ट में कनेक्ट करके ये चीज़ें बता सकते हैं। और बाद में हमारे पास इसका एक क्लाइमेक्स आ जाता है या रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इस प्रॉब्लम की हम ये बता सकते हैं कि हर रिएक्शन जो है कहानी के जो चैलेंजेस है उनको जो है सॉल्व कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके प्रैक्टिकली जो रिजल्ट्स हैं उनको जो है मतलब हमें बताते हैं। और जैसे पानी का बनना, पौधों का ग्रो करना, ये सारे के सारे जो है मतलब जो रियल बेनिफिट्स हैं हमारे, उनसे जो है ना इसको एक अटैचमेंट करते हैं। और इसके अलावा जो है ये भी हमें जो है ना इस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग होती है कि केमिकल रिएक्शंस जो है एक नेचुरल प्रोसेसेस हैं और हमारी जो एक इकोसिस्टम है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए पानी का बनना, फोटोसिंथेसिस होना, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आगे जो है मिस मलिहा को मैं फॉरवर्ड करूंगा कि आगे वो भी आप। थैंक यू सर।
अब हम कुछ अहम टिप्स की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं अपनी स्लाइड शुरू करने से पहले मैं तमाम टीचर से ये कह दूं कि ऐसा नहीं कि आप स्लाइड ऑन करके कहीं इधर उधर हो गए, क्योंकि आखिर में आपसे कुछ ना कुछ स्टोरी बनाने के लिए कहा जाएगा। तो ये की पॉइंट्स आप नोट कर लें। कोशिश होगी हमारी हम एक दफ़ा और इसको रिवाइज कर दें, लेकिन कुछ एक्टिविटी हम भी करवाएंगे आपसे, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन आंसर एक जो है आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा। तो टिप्स जो मैंने सीखी इस दौरान वो मैं आपको बता देती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आसान लफ्ज़ों, ताकि आपको आसानी से जहन में रह जाए। राइट स्टोरी, राइट वे, राइट टाइम। अब देख लेते हैं कि मैं राइट स्टोरी क्यों कह रही हूँ। राइट स्टोरी का मतलब ये है कि हमने जैसे पहले भी ये मैंने स्टेप्स में बताया कि तमाम टॉपिक्स जो हैं वो स्टोरी के लिए नहीं होते, और जब आप स्टोरी के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें तो उस पर इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वो इतनी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो कि बच्चे के जहनों में बहुत अरसे तक वो टॉपिक रहे और वो चीज़ उसको याद रह जाए। जब आप स्टोरी लिखने बैठें तो कोशिश करें कि कोई एक राइट थीम ऑफ स्टोरी ले लें। थीम ऑफ स्टोरीज में वैसे तो बहुत सारी थीम्स हो सकती हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। जैसे कि हु एम आई स्टोरी है। हु एम आई स्टोरी में आप अपने कैरेक्टर को सस्पेंस रख सकते हैं, आप अपने टॉपिक को सस्पेंस रख सकते हैं और आखिर तक उसका सस्पेंस बरकरार रख सकते हैं, जबकि एक इंट्रोडक्शन आप पहले दे चुके होंगे ताकि बच्चे उस टॉपिक तक या उस कैरेक्टर तक खुद ब खुद पहुंच जाएं। इस तरह की टॉपिक्स को हम कहते हैं हु एम आई स्टोरी। अच्छा, इस हु एम आई स्टोरी में मैंने जैसे बताया कि किसी चीज़ का इनको आपको इंट्रोडक्शन देना हो, कोई नई चीज़ आप सिखाने जा रहे हो, तो उसमें हु एम आई स्टोरी काम करती है। लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों को उस टॉपिक का पहले से कॉन्सेप्ट हो, जैसे आपने लीव्स का इंट्रोडक्शन कराना है, फ्लावर्स का कराना है, फ्रूट्स का कराना है, या किसी प्रोसेस का इंट्रोडक्शन कराना है, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टोरी एज अ लेसन, ये ज़्यादातर जो है एथिकल वैल्यूज़ में, सोशल स्टडीज़ में ये ज़्यादा थीम इस्तेमाल होती है कि आपने एक स्टोरी सुनाई, उसमें बच्चे कैरेक्टर्स के जो अंजाम है उससे एंडिंग से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उनको क्या सीखना था, सच बोलना था, झूठ बोलना था, अमानत में ख़यानत नहीं करनी थी। तो इस तरह की चीज़ें, या सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें कैसे बिहेव करना चाहिए, या वॉलंटरीली जो लोग काम करते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, ये एज अ लेसन हम उनको बता सकते हैं। हीरो स्टोरी हमने भी पहले देखी भी और कॉमनली यूज्ड भी है हमारे पास, और साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट में ज़्यादातर हम लोग हीरो स्टोरी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप एक कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं कि स्टोरी के साथ, जो अपने प्रॉब्लम्स को लेके चलता है, फिर या तो वो खुद सॉल्व करता है इसको, या उसको कोई मेंटर मिलता है सॉल्व करने के लिए, फिर वो उसकी नॉलेज से फ़ायदा उठाते हुए कुछ फेलियर्स के बाद, कुछ कामयाबी के बाद उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है अपनी प्रॉब्लम्स को, और सही तरीके से एंडिंग की तरफ जाता है और उसका रिवॉर्ड हासिल करता है। अब देखते हैं कि राइट वे क्या है। इसके लिए आप 3 R's याद रख लें। नंबर 1 इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब है कि टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है उससे रेलेवेंस में हो, उसकी कोई ब्रांचेस ना निकली हुई हो, यानी कि आपने जिस टॉपिक को लिया है उसी पे फोकस रहे, तो बच्चा उसे सही तरीके से सीखता है। अगर आप उसमें 2-4 ब्रांचेस निकाल देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन पे बेस्ड हो जाएगी। तो टॉपिक से रेलेवेंस में होनी चाहिए स्टोरी। रिलेटेबल में हमने पहले भी बताया कि बच्चों के जो सिनेरियोज हैं, एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चे रहते हैं, उसके कैरेक्टर्स जो हैं, जो उसकी सीनरीज जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरी के लिए, वो उससे रिलेट कर सकते हों, क्योंकि मैंने पहले कहा जैसे इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं, तो बच्चे इमेजिन ही कर रहे होंगे तो वो इमेजिन कर पाएँ उस चीज़ को। फिर स्टोरी पे आपने इतनी मेहनत की भी हो कि वो इतनी रिमार्केबल हो कि उनके जहन में रह जाए। तो ये तरीक़ेकार है सही स्टोरी बयान करने के लिए। आगे चलते हैं राइट टाइम। द राइट टाइम इज़ लाइक अ लेसन प्लानिंग, कि जैसे आप लेसन प्लान करते हैं, ऊपर आप क्वेश्चन लिखते हैं कि बच्चों को कैसे आपने राज़ी किया उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इसी तरह स्टोरी के लिए भी ऐसी है। अब ये कैसे आप क्यूरियोसिटी को आइदर थ्रू क्वेश्चन और रेलेवेंस, क्वेश्चन से भी आप डेवलप कर सकते हैं और रेलेवेंस से भी डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप 2-4 बच्चों से क्वेश्चन पूछें कि ऐसा है, और फिर कहें अच्छा चलें मैं इसके बारे में आपको स्टोरी सुनाऊंगी कल, ताकि बच्चे उसका जहन तैयार करके आएँ कि कल हमें पढ़ना नहीं है, हमने कोई स्टोरी सुननी है। या रेलेवेंस का मतलब होता है बास टॉपिक जो हैं वो हमारे पास 6, 7, 8 तीनों बुक्स में मौजूद हैं, तो आपने कहा कि अच्छा आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में हम जो आगे पढ़ेंगे ना वो हम स्टोरी के बारे थ्रू सुनेंगे, ताकि बच्चा जो है रिलैक्स होकर आए कि वो एजुकेशन को बोझ ना समझे और वो उसको तरीके से सुने बैठ के। फिर जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं
तो आप जैसे मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी जो पढ़ाने वाली बुक्स हैं वो बिल्कुल अलग रखती हूँ। तो उसमें या तो मैं टॉपिक पे मार्क कर लेती हूँ, या फिर मैं, आप चाहें तो आप कोई नोटबुक बना लें जिसमें आप अपनी स्टोरी को मेंशन कर लें कि ये वाले टॉपिक में स्टोरी सही रही थी और ये वाली स्टोरी सही रही थी, या इस स्टोरी को इस तरह भी किया जा सकता है। तो एक आपका स्टोरी बैंक तैयार हो जाएगा और अगले साल आप किसी और टॉपिक पे मेहनत कर सकते हैं, और वो टॉपिक आपके पास विद द पैसेज ऑफ एयर आपके पास एक स्टोरी बैंक बन जाएगा अपना। तो ये हो गए आपके राइट टाइम कि किस तरह आप स्टोरी टेलिंग में, ये की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक और सेशन दिखाती हूँ जो मेरे स्कूल का है, ताकि उसके बाद फिर हम आगे मजीद एक्टिविटीज की तरफ जाएं। कई साल पहले का जिक्र है कि एक अगली वो शान रियासत, वो रियासत एक ना खत्म होने वाली लकीर पर आबाद थी। ये रियासत बहुत बड़ी थी, जिसके दाएं जानिब मंजर आबाद और बाएं जानिब मनकी आबाद का इलाका था। ये बहुत बड़ी और पुरअमन रियासत थी, जिसमें मुतम्मन आजाद किस्ता पूर्ण नामी तस्वीर में रहते थे, जिनकी हिफाजत मंजर आबाद। अच्छा मिस मलिहा, अगर आप जो है जहाँ पे आपके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप उसको प्लीज क्लिक करें, उसके साथ में जो अम, एक एरो बना हुआ आ रहा है, राइट, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे जो है ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आप जो है वॉइस जो है सही से शेयर करना है। इसी तरीके से हम का कहवारा बनी हुई, जहाँ हर कोई अपने अपने काम बखूबी अंजाम दे रहा है। मैम अगर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं वीडियो तो अच्छी बात हो जाएगी। मैं कर देती हूँ शुरू से स्टार्ट। थैंक यू। कई साल पहले का जिक्र है कि एक अगली वो शान रियासत, वो रियासत एक ना खत्म होने वाली लकीर पर आबाद थी। ये रियासत बहुत बड़ी थी, जिसके दाएं जानिब मंजर आबाद और बाएं जानिब मनकी आबाद का इलाका था। ये बहुत बड़ी और पुरअमन रियासत थी, जिसमें मुतम्मन आजाद किस्ता पूर्ण नामी तस्वीर में रहते थे, जिनकी हिफाजत मंजर आबाद और मनकी आबाद करते थे। इस अजीम शान रियासत की जो शान थे वो कतरी आजाद थे। कतरी आजाद हर वक्त रियासत अफगानिस्तान में हमेशा रौनक चलाते रहते थे, और फिर आजादी ने बहुत ही हासिल खास नाते वाला बहुत ही अमलमंद और दाना थे। वो निहायत ही मुतवाज़िन थे, वो हर लिहाज से बेहतर थे। नाते वाला की खास बात ये थी कि वो हमेशा तलाई से बात करते थे, और वो हमेशा P/Q की सूरत में जाहिर होते थे, जिसमें Q कभी भी सिफर नहीं होता था। नाते के आशारिया खत्म हो जाते थे या फिर किसी खास तादाद में जाहिर होते थे, और ये पूरी अजीम शान रियासत अफगानिस्तान जो है इसी तरीके से हम का कहवारा बनी हुई, जहाँ हर कोई अपने अपने काम बखूबी अंजाम दे रहा है। कुछ अरसे से रियासत अफगानिस्तान में एक बाबरी कबीले के लोग बहरूपी की सूरत में दाखिल हुए। तो अकलमंदों द्वारा नातिक आजाद की बंदी नातिक की टाउन में घुसने की कोशिशों में लगे रहते। ये आजाद अपने आप को नातिक आजाद बताते थे। इनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती थी, और इनके आचार्य भी इनकी कहानियों की तरह ना खत्म होने वाले थे।
इनके आशारियों की तादाद खत्म नहीं होनी थी और इनके आशारियों में जो ब्लॉक थे वो भी घबराते नहीं थे। इनकी वजह से पूरी रियासत अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा था। हर कोई इनकी लंबी लंबी कहानियों से परेशान था। आखिरकार ये खबरें उड़ती उड़ती बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने इन बहबूदियों से आश्वासन पड़ा। तो एक दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाइए और जाके पूरी रियासत के आजाद की छानबीन करें और उसने हुक्म दिया कि सबसे पूछे कि क्या वो पीर और क्यों की सूरत में जाहिर होते हैं। अगर वो जाहिर होते हैं तो वो नातिक आजाद है और वो नातिक टाउन में रहेंगे। अगर वो नातिक टाउन के कानून यानी कि पीर और क्यों की सूरत में जाहिर नहीं होते तो वो नातिक टाउन में नहीं रहेंगे, उन्हें नातिक टाउन से बाहर निकाल दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। सिपाहियों ने जांच पड़ताल शुरू की। एक के बाद एक आजाद आते गए और नातिक टाउन की तरफ जाते गए। जैसे कि सिपाहियों ने देखा कि 0.75 तो नातिक अदर है क्योंकि वो पी अपॉन की सूरत में जाहिर होता है। इसी तरीके से 2/3 भी नातिक अदर है और -6 तो नातिक अदर है ही। इसी तरीके से कई आजाद आते गए और साथ होकर नातिक टाउन में दाखिल। लेकिन अचानक ही एक अदर आया जो बहुत घबराया हुआ था। वो अपने आप को नातिक अदर बता रहा था कि मैं नातिक अदर हूँ। सिपाहियों ने कहा कि क्या तुम पी अपॉन क्यू के कानून की पैरवी करते हो? तो वो घबरा गया। वो अदर था पाई। उसके साथ उसके कई दोस्त और भी शामिल थे जैसे कि इसी तरीके से पाई और बहुत सारे थे। अब सिपाहियों ने देखा कि ये आजाद को पी अपॉन क्यू के कानून को मान ही नहीं रहे हैं। सिपाहियों ने फौरन आजाद को अलग कर और एक बादशाह के दरबार में ले जाकर जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचे तो इस हमारे बादशाह ने दोबारा पूछा कि क्या तुम पी अपॉन क्यू के कानून की पैरवी करते हो? मैदान से सर झुका दिया। बादशाह ने आखिरी वार्निंग देकर वहां से पारित किया और कहा कि अब मुझे तुम नासिकी आजाद के या नासिकी टाउन में नजर आओ और उनको बराबर में एक छोटा सा इलाका गैर नासिकी टाउन अलॉट किया गया। उनको इस बात पर फाइल किया गया कि अब अगर उन्होंने के नासिकी अदालत के सामने आए या अपने आप को नासिकी अदालत बताया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें रियासत अफगानिस्तान से निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों आपने कहानी कैसी लगी? अच्छा, ये बेसिकली इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर का फ़र्क बताया गया है और एक स्टोरी की सूरत में, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी उन्हें और बार बार कर रहे थे, इसलिए टीचर ने एक बहुत बेहतरीन स्टोरी बनाई हमारी और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। सर अदनान, मेरे ख्याल में हम आगे एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आगे टाइम हमारे पास कम रह गया है, क्या कहते हैं जी सर मैडम, आप? जी बिल्कुल, आगे करें, नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, तो फिर यहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे सर, या जी मैं ये आगे एक्टिविटी? जी जस्ट 2 मिनट्स, यहाँ पर 1 मिनट में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर एक्टिविटी जी करवाते हैं हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स से। सर, अच्छा सर आपको इसलिए बता रहे हैं कि टीचर्स आगे आपकी एक्टिविटी आ रही है तो उसको गौर से सुन लें। जी, तो रिस्पेक्टिव टीचर्स, ये एक जो है हमारे पास एक स्टोरी माउंटेन बना हुआ है जिसमें 5 जो है इसमें हेडिंग्स दी हुई हैं, जिसमें ओपनिंग, बिल्डिंग अप, क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन और एंडिंग, यानी ये 5 पॉइंट्स हैं। तो मैं जस्ट सिर्फ 2 मिनट्स लूंगा आपके और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आगे जो सी आपने एक्टिविटी करनी है तो किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सबसे पहली पहली चीज़ जो है हमारे पास ओपनिंग है। ओपनिंग क्या चीज़ होती है? ओपनिंग होती है हमारे पास स्टोरी की बिगिनिंग होती है, यानी ये स्टोरी कहाँ पर बनाई गई और इसको जो है कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें हैं। कोई पीपल यानी लोग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई केमिकल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब जो पहली चीज़ आपने जो स्टार्ट लेना है, पहले आपने मतलब सोच के रखना है इसकी ओपनिंग में कि आपने जो है बिगिनिंग में जो है इंट्रोडक्शन करवाना होता है और वो जगह जहाँ पर ये स्टोरी आप करवा रही है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप जो है ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसमें इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं कैरेक्टर्स के बीच में जिनको आप यूज कर रही हैं। तो ये जो पोर्शन होता है सेकंड, जो बिल्डअप का जो होता है, ये जो है एक्साइटमेंट या टेंशन्स को जो है क्रिएट करता है। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज द पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी, लाइक अ माउंटेन। जिस तरीके से यहाँ माउंटेन में भी आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल टॉप पर है। तो ये पीक पॉइंट या क्लाइमैक्स कब हैपनिंग होता है, यानी ये जो या तो जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो या कोई मेजर डिलीमा हो, और ये भी जो है एक्साइटिंग या इंटेंस की जो है फॉर्म में जो है ना आपको डिस्क्राइब करना होता है। ये भी एक पार्ट ऑफ जो है स्टोरी है।
फिर क्लाइमेक्स के बाद यानी जो प्रॉब्लम है या जो चैलेंज है उसके बाद फिर आपने रेजोल्यूशन की तरफ आना है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। तो इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं किन चीज़ों को, या तो उन्होंने जोन सी डिफिकल्टीज फेस की होती हैं या फिर जो चैलेंजेस फेस किए होते हैं उनको जो उनकी जो है रेजोल्यूशन की जाती है। और लास्ट में फिर हमारे पास एंडिंग आ जाती है। तो एंडिंग के अंदर जो है स्टोरी जो है इसको हम फिनिश करते हैं, एवरीथिंग जो है इसमें सॉर्ट आउट हो जाती है और ये जो है किसी भी स्टोरी का कंक्लूजन होता है। जी मैडम, नेक्स्ट करें। ठीक है, अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। टीचर्स, आई होप कि आप तैयार होंगे। आपको कुछ टॉपिक मैं दिखा रही हूँ, कोशिश करें कि इसमें जल्द से जल्द कुछ आप लिखने की कोशिश करें। अ सीड नेम पिप, द सीक्रेट डोर। और आपको तस्वीर से समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात हो रही है। मैं अब चैट की तरफ जा रही हूँ, आई होप कि मुझे कुछ लिखा हुआ नजर आए वहां पर। आपने टॉपिक गेस नहीं करना, आपने स्टोरी बनानी है। आप स्टोरी के स्टेप्स लिखना शुरू हो जाएं ताकि मैं पढ़ना शुरू हो जाऊं। प्लांटेशन, सीड जर्मिनेशन, आप टॉपिक गेस कर रहे हैं, टॉपिक को गेस नहीं करना, आप स्टोरी बना के भेजें। स्टोमेटो आपने सही पहचान लिया। अगर मुझे स्टोरी के बारे में बताएं कि आप इस पे कैसे एक स्टोरी लिख सकते हैं। या अगर इनका कनेक्शन करना मुश्किल लग रहा है तो जस्ट खाली एक सीट पर ही स्टोरी आप बना दें। हाँ, जो आपको आसान लग रहा है आप उस पर स्टोरी लिख दें। मैं तो दो अगर टॉपिक इनको इसलिए दिए कि खैर अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, टाइम काफी शॉर्ट ही है ना, तो जी जी। इसको ये स्टोरी बनाना तो वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। इतनी जल्दी मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है कि आप बना लें, लेकिन नहीं कुछ मतलब ना शुरू कुछ तो माइंड करें ना में, सर। हाँ कोई ना कोई ऐसे आउटलाइंस तो आपके पास आ सकती है अगर आप सोचने की कोशिश करें। वरना ये एक डिफिकल्ट काम है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। स्टीम क्लब के जितने भी सेशंस है उसमें मेरे ख्याल में सबसे मिस ज्यादा जवेरी, आप कुछ कॉम्पिटिटिव सवाल है। करना चाह रही हैं प्लीज? आमना कंवल ने भेजी है एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी का स्टार्ट। And got water and sent through. Vietnamese people. Pip was hungry and thirsty. He was wandering here and there, and then he find a secret door. पिप को कैसे सीक्रेट डोर मिल गया मिस आमना? अभी तो वो सीड है। ठीक है, टोमेटो opens at night like stars come at night। ठीक है, फिर इसका क्या काम है? टोमेटो को आप कैसे अंडरस्टैंड करने रहे हैं बच्चे के लिए? लिविंग इन अ सनफ्लावर फील्ड। ठीक है, उसके बाद वो कैसे प्लांट बना? प्लांट ग्रो स्टोरी आपने सही कहा, लेकिन कैसे? जी, ऐसे ही करना है। शुडंट वी कनेक्ट आवर स्टोरी टेलिंग विद ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम? बिल्कुल ऐसे ही करना है कि उसमें आप पहले ओपनिंग रखेंगे, फिर उसमें आप उसका बिल्डअप करेंगे, उसका क्लाइमेक्स होगा, उसका रेजोल्यूशन होगा स्टोरी का। आई थिंक मिस मलिहा, इस सवाल का शायद ये भी मतलब है कि जो स्टीम के कंपोनेंट्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्जैक्टली आर्ट में, जी तो जी जी। ये इससे इन पांच एक स्टोरी जो है इन पांचों कंपोनेंट से जो है कनेक्ट होनी चाहिए या नहीं, वो ये पूछ रहे हैं। पांचों बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन बाज़ दफा ऐसा ना हो आप टॉपिक रेलेवेंस में देना चाहें तो जरूर। राइट, हाँ ठीक जी है। बिल्कुल। आई थिंक कि जो आपके कोई ना कोई जो है आपकी स्टीम रिलेटेड टॉपिक जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उससे ही रिलेटेड होना चाहिए आपका स्टोरी टेलिंग सेशन। लेकिन ये नहीं है जरूरी कि वो जो है उसमें आर्ट भी मौजूद हो, मैथ भी मौजूद टेक्नोलॉजी हो, में साइंस भी एग्जैक्टली। मौजूद हो। एग्जैक्ट, बिल्कुल। तो उसमें से आप सारे भी हो सकते हैं ऐसे टॉपिक है, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, एंड मोहम्मद मिनिमम एक इकबाल ने होना लिखा चाहिए। है फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप, सीक्रेट एस्केप डोर। बिल्कुल सही। ट्री गिव्स शेल्टर टू कार्बन डाइऑक्साइड। शाजी तमस्सुम ने भेजी है बड़ी स्टोरी।
अच्छा, आप दोनों ना, आप लोग ये कर रहे हैं कि शायद ये दोनों टॉपिक लिंक कर रहे हैं। मैंने इसलिए 2 टॉपिक नहीं दिए थे। मैंने तो कहा था शायद स्टोमेटा पे आप अलग लिख लें और सीट पे आप लिख लें, लेकिन अगर आप कनेक्ट भी करें तो आई डोंट माइंड। Pip lived in happily in magical garden. One bright morning, he found a glowing blue door. Said the secret door. A room of diamond. Pip needs some water survival. फिर उसको कौन मिला जिसने पानी दिया उसको। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही। लेकिन आकिब अमजद, आप टॉपिक को गेस कर रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ उसमें स्टोरी लिखनी है, टॉपिक को गेस नहीं करना। When अच्छा, a seed आप bursts लोग out from अगर soil. सर अदनान और मिस मलिहा जो हमारे पास अभी तक आए हैं, जो चंद चैट बॉक्स में हमारे पास आए हैं स्टोरीज, अगर आप उनके ऊपर थोड़ी फीडबैक दे दें कि डू दे फिट द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड स्टीम स्टोरी टेलिंग। जी, मुझे तो जवेरिया की अच्छी लगी। और मेरे ऊपर चले गए नाम, असल में मुझे नाम नहीं याद हुए, लेकिन जवेरिया की मुझे अच्छी लगी। एक और ने भेजा था जिनका मैंने नाम लिया, मगर अब मुझे वो नजर नहीं आ रही। आई थिंक मुझे आपने असल एक में मिनट पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। माशाल्लाह असल से। में ये बहुत एक्टिव है और बहुत तेज से ये चैट कर रहे हैं और इतनी ज्यादा हाँ, स्पीड में आगे जा रही है मैं कि कह हम रही थी पढ़ ही ना नहीं सर, ये सक रहे। बनाएंगे, आप कह रहे थे कि नहीं बना सकेंगे, थोड़ा सा तो बनाएंगे ना सर। मेरे जहन में था कि शाजिद मुश्किल होगा, तबस्सुम ने लेकिन बनाई थी, माशाल्लाह बहुत बड़े अच्छी, एक्टिव है। शाजिद तबस्सुम की बड़ी अच्छी लगी। वैसे एक मैं हिंट देना चाहूंगा कि अगर आप स्टोरी बना रहे हैं ना, तो एटलीस्ट सबसे पहले अपने जहन में ये चीज रखनी चाहिए कि अगर आपने सीड से स्टार्ट लिया है तो आपने इसको लेके कहाँ जाना है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, वरना सीड से तो इतनी ज्यादा बात आगे जाती है कि हम इस स्टोरी को खत्म ही नहीं कर सकते। तो जी सबसे पहले क्लास का लेवल देखें कि आप किस क्लास को करवाना चाह रही है, 5 क्लास है, 6 है, 7, 8, 9, 10, जोन सी भी है। तो अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका जो है ना, मतलब एक होना चाहिए। जैसे अगर आप सीड से स्टार्ट लेती है तो आप जर्मिनेशन की तरफ ले जाएं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सीड होते हैं, जैसे रेडिकल हो गए, प्लूम्यूल हो गई, एक से रूट्स बन गई, एक से जो है लीव्स या पत्ते बन गए, और लास्ट में इसको फोटोसिंथेसिस पे रोक दें, क्लोज कर दें। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें एक छोटी सी स्टोरी में कवर हो जाएंगी। ये 4-5 आर्टिकल्स या एक साइंटिफिकली जो कंसेप्ट हमारे पास होते हैं, ये इजीली इसमें कवर हो सकते हैं। स्टोरीज तो बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। बिल्कुल। मिसबा की स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ हर एक पे रिएक्ट करूँ, लेकिन कुछ चीजें बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। आई थिंक कि आप एक या दो जो है सबके लिए पढ़ भी दें जो आपको बेस्ट लगते हैं। अच्छा, जैनब की स्टोरी जो है, वंस देयर वाज अ सीड, पिप वाज बेबी प्लांट ऑफ लिविंग सनफ्लावर, ही फेल डाउन ऑन द अर्थ एंड वाटर सॉइल मिक्स इट इन अर्थ ग्रो। जैनब की स्टोरी है ये। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो पूरा पढ़ सकूँ। वन डे अ स्मॉल सीड फेल इनटू द सॉइल। अच्छा जी। आफ्टर सम रेन एंड सनशाइन इट स्टार्टेड टू ग्रो इनटू अ लिटिल। आई होप कि आप लोग एआई इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि इतनी तेजी से वही काम कर सकता है। As the plant grow, it got leaves on the each leaf were tiny holes called stomata. Stomata help the plant. ठीक है, ठीक है। आप प्लांट का एक किंगडम भी बता सकते हैं जिसमें जो सीक्रेट डोर है वो स्टोमेटा होता है। फिर उस स्टोमेटा से सारी कहानी शुरू करके आप सीड का फेल डाउन बता सकते हैं, फिर उसकी ग्रोथ बता सकते हैं। जी। मुदस्सिर ने लिखा है, इट मेड इट्स ओन बाय यूजिंग इट्स ऑर्गन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टोमेटा। थ्रू स्टोमेटा पिप नाउ वुड perspire and also get water, minerals and nutrients। ठीक है, बिल्कुल सही। इन अ क्वाइट विलेज, मोहम्मद रिजवान का है, इन अ क्वाइट विलेज सराउंडेड बाय विस्परिंग वुड्स। ठीक है, ये जो आपने ये जो ओपनिंग है ना, ये आपकी अच्छी है। ये आपने बैकग्राउंड बड़ा अच्छा दिया है स्टोरी का। अनलाइक एनी ऑर्डिनरी सीड, द वन pulses with a faint light and hums when touched. As a pip cares for it, strange things began to happen. Animals gather near. अच्छा है, लेकिन ये इसका जो इंट्रोडक्शन है बहुत लंबा हो गया सर। ठीक है, हमें आगे भी जाना है ना। जुनैरा का है, पिप was very small but bright, covering. One day I put the pip in a pot full of soil
and I watered the pot. After 2 days, a very small greenish white thing emerged from the soil. ठीक है. Imagine a tiny leaf village on a leaf. Shahzan Ahmed, अगर मैं सही नाम पढ़ रही हूँ. Guard cells work together and regulate the village gates stomata. ये इन्होंने स्टोमेटा के बारे में लिखा है. Village needs for carbon dioxide for photosynthesis. The villagers open the gates wide, allowing carbon dioxide to enter and oxygen to leave. During hot days or droughts, the villager close the gate to conserve water and protect the village. ठीक है, आगे कहाँ चली गई? मैम आपके लिए एक रिक्वेस्ट है. इस तरह से है कि अभी डेफिनेटली सब लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है सबकी कोशिश देख के. लेकिन ये है कि कुछ एस्पेक्ट्स पे या मतलब स्टोरीज पूरी नहीं है. ऑफ कोर्स जितना टाइप कर पा रहे हैं हम सब लोग हम लिख रहे हैं. तो इफ़ यू वुड आल्सो सजेस्ट आइडियाज. फॉर एग्जांपल अभी आपने वो विलेजर्स वाली स्टोरी पढ़ी तो एक शॉर्ट एक्सर्प्ट था. तो आप क्या सोचती हैं कि आगे किस तरह से कहानी जाएगी? अगर आप उसके थोड़ी आइडियाज दे पाएँ किस तरह से डेवलप होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप उस पर भी थोड़ा टच कर पाएँ कि फॉर एग्जांपल अगर सीड का टॉपिक और सीड पे एक स्टोरी बनी हुई है और एक और मुश्किल टॉपिक है, एक दूसरा टॉपिक भी उसमें इंक्लूड करना है, तो वो किस तरह से हो सकता है. तो जस्ट के स्टोरी किस तरह से डेवलप हो सकती है और योर आइडियाज ऑन इट. और फिर अगर कोई मुश्किल टॉपिक्स और भी सीड के लिए तो हमने ये ऐसा सोचा हुआ था, मैंने ऐसा सोचा हुआ था कि सीड जो है बहुत रिबेलियस है, वो उछल कूद कर रहा है और निकलने की कोशिश कर रहा है मगर निकल नहीं पा रहा. जाहिर है हर चीज़ का टाइम होता है. प्रॉपरली ब्रेन्स की वजह से उसको पानी मिला, वो बाहर निकला, उसने दुनिया देखी, मगर अभी वो डरा हुआ है. सूरज ने समझ लिया कि वो डरा हुआ है, उसके करीब आया, उसको सूरज की रोशनी देने की कोशिश की उसने, सूरज ने, ताकि उसका डर ख़त्म हो. एज अ मेंटोर सन काम कर रहा है और उसने अपनी ब्रांचेस, उसने अपने रूट्स को फैलाना शुरू किया पानी ज़मीन के अंदर, ताकि जो है वो पानी हासिल कर सके और बढ़ सके. और उसे खुशी ये हो रही थी कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी जो डिस्कवरीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसको नज़र ज़्यादा आ रहा है, वो अपनी करीब करीब की दुनिया को ज़्यादा देख पा रहा है. उसके बाद उसको अपनी खाने पीने का पता नहीं था कि कैसे करना है. तो उसमें जब उसके लीव्स निकलना शुरू हुए तो उसे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर, जैसे बच्चा छोटा होता है तो अपनी उंगलियों को टच करता है, अपने पाँव को टच करता है, महसूस करता है उनको. इसी तरह जो प्लांट्स जब बड़ा हो रहा है तो महसूस कर रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और उसको डिस्कवर करते करते वो आगे बढ़ता है. और उसके साथ साथ उसे लीव्स का पता चलता है, और लीव्स जो हैं उसके अंदर उसको वो एक सीक्रेट डोर मिलता है, उससे जो है वो अपना पानी की पर्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर करके अपनी उसमें करता है. और ये वाली स्टोरी को आप मज़ीद यहाँ रोक के आगे अगले टॉपिक्स में भी लेके जा सकते हैं, जैसा कि जाइलम फ्लोएम में जो फूड और वाटर का जो आगे होता है ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी तरफ भी लेके जा सकते हैं. और उसी को कि आपने वो वाली स्टोरी सुनी थी सीड वाली, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब इसमें उसका खाना जो है बंद तो जाता है, लेकिन नीचे कैसे जाता है, पानी ऊपर कैसे आता है, ये सारी चीज़ें उसमें कनेक्ट होती जाएंगी आगे आगे. तो आपको बहुत 2-3 टॉपिक्स में इसमें हेल्प हो जाएगी. जो मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी वो बनाई थी सिस्टम पे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम था. सबसे मुश्किल टॉपिक मेरे बच्चों के लिए याद करना, उनको जहन में नहीं आता था. मैंने उसको डिवाइड किया चीज़ों में, मुंह में, और इस तरह. फिर मैंने एक बच्ची के बारे में इमेजिनेशन दी उनको कि बच्ची जो बहुत ऑब्जर्वेटरी थी, बहुत ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत अच्छी थी, उसको टीचर जो भी पढ़ाती थी उसके बारे में सोचती रहती थी. एक दफ़ा खाना खाते खाते वो सोच रही थी, अचानक जो है वो अपनी बहन की प्लेट में गिर गई, और इससे पहले कि वो संभलती, वो बहुत छोटी हो चुकी थी, और उसकी बहन ने उसको निवाला बन के उठा के खा लिया. जब उसने खा लिया तो फिर उसने जाके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में फिर मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि वो यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई. फिर उसने देखा मुंह में कैसे खाना चबाया जा रहा है. फिर आप खाने की नाली में गए तो फिर क्या हुआ, फिर स्टमक में गए तो उसके साथ क्या हुआ, लेबर ने उसको कैसे हेल्प की. इस तरह करते करते जब बच्ची के बाहर आने का टाइम हुआ, जब सारी डाइजेशन हो गई, तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो पता चला कि वो टेबल पे ही बैठी हुई है और अभी उठी नहीं है, और उसका जहन चूँकि सुबह के लेसन में फंसा हुआ था, तो उसलिए उसको ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी. तो इस तरह की कई स्टोरीज बच्चे जो हैं आसानी से समझ लेते हैं और उनको वो याद रह जाता है. आई होप कि वाह तुमको मैम, समझ में आया था. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. काफी मैसेजेस आ चुके हैं. आपने जिस तरह अभी बताया तो आई थिंक 26-27 मैसेजेस आ चुके हैं. तो अगर आप वो भी पढ़ लें
उनको भी फीडबैक देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। जी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि आई थिंक कि इट्स सो हमें ये जो है, जैसे हम अपनी टीम के साथ और लार्जर जो डिस्कशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से रहा है, आई थिंक उसको हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक टूल है, जिस तरह पेन हाँ, टूल आई डोंट माइंड, मैं तो खुद भी कहती हूँ टीचर्स को अब हेल्प लेनी चाहिए इसमें, उसके पास उनमें वैरायटी आ जाएगी उनके पास। हाँ, एक दिमाग बहुत सारा कुछ नहीं सोच सकता, जी लेकिन बिल्कुल। कोशिश करें जब वो स्टोरी उनके पास आ जाए तो उसको चेंज करें, उसको अपने उसमें चेंज, मतलब कहने का मकसद है कि ऐसे रेलेवेंस में लेके जाएं, ऐसे सिनेरियोज में लेके जाएं कि आपका बच्चा उससे कनेक्ट कर सके, क्योंकि हर दफा वो आपको एक ऐसी स्टोरी नहीं देगा जिसमें सीनरीज वही होंगी जिसमें बच्चा कनेक्ट कर सके। नजर बिल्कुल आनी चाहिए बिल्कुल। स्टोरीज पढ़ने। आप कोशिश करें कि जो आइडिया ओरिजिनल है वो आपका हो, फिर उसके ऊपर आप फर्दर बिल्ड ऑन करें, आइडियाज लें, ब्रेनस्टॉर्म करें, एंड ये आप जो है एआई के जो है जरिए कर सकते हैं। एंड हाँ, उसको लेकिन और कॉन्टेक्चुअलाइज करना, जो मिस कह रही है ना, कि अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से इसको जो है फिट करवाना, ये भी फिर आपका जो है टास्क है। तो ये एआई को आप इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी तरह उसके ऊपर जो है भरोसा ना करें, दैट आई वुड से। जी। बिल्कुल। आई थिंक मैं इधर एक एक दो जुमले ऐड करूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों प्यारे असatidha का भी फॉर देयर लवली फीडबैक एंड आल्सो देयर इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ टू डू दिस नाइसली। और हीरा की बात को मैं सिर्फ हीरा की बात में मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि एआई को चाहे आप वो व्हाट्सएप पे मेटा, आपके व्हाट्सएप पे मेटा यूज हो रहा है, बहुत से लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, कुछ गूगल गूगल का जेमिनी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसके अंदर आप प्रॉम्प्ट के अंदर भी उससे बाकायदा उर्दू, अगर वो तो आपने मोस्ट एक्चुअली अभी हम सब ने प्रैक्टिस किया होगा कि उसको चाहे तो वो रोमन उर्दू में भी दे देता है, चाहे तो वो उर्दू यानी जो मील नूरीन नस्तालीक फॉन्ट में भी आपको उर्दू में वो बना के दे देगा स्टोरी। लेकिन उससे उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि यानी उसको प्रॉम्प्ट्स के अंदर कि इसको मैं एक्साइटिंग कैसे बनाऊं, जैसे हेरा ने कहा कि आइडिया मेजर आपका है, आपने वो आइडिया प्रॉम्प्ट में लिख दिया। अब आपने उससे पूछा कि यार मुझे, मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस वक्त ना मुझे सवाल पूछें, मजबूर हो जाएं मुझसे सवाल पूछने पे, और मैं कहाँ पे सवाल एम्बेड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इसमें, कि अगर मुझे अगर इफ आई वांट पर्टिकुलर एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू बी एड्रेस्ड, तो मुझे बकायदा अगर मुझे इन स्टोरी लर्निंग सॉरी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करना है, तो मैं आखिर में क्या अगर मुझे रिफ्लेक्शन सेशन करना है, यानी अगर मैंने स्टोरी कर ली और फिर अब मैं बच्चों के साथ एक रिफ्लेक्शन सेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे क्या सवालात पूछने चाहिए। और मुझे अगर इसमें मैं अगर हाँ, एक और बात ये कि मजा हमेशा अगर किसी ना किसी स्टोरी में जैसे अगर मजाक ह्यूमर का इस्तेमाल किया जाए तो वो और भी उसमें एक तो एनीमे इसके ऊपर स्टडीज भी हैं। आई वुड लव टू शेयर दैट कि हाउ ह्यूमर एंड फन कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेंशन इन स्टूडेंट्स। वो तो आई थिंक इसका मकसद भी यही है, लेकिन उसको आप ये भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मैं इसमें हंसी मजाक कैसे डालूं, मतलब इस स्टोरी के अंदर मैं मजाक या ह्यूमरस एलिमेंट कैसे डालूं जो अप्रोप्रिएट भी हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि इसमें किसी की दिल आजारी हो स्पेशली, तो लेकिन वो अप्रोप्रिएट ह्यूमर कैसे डाला जाए। तो मुझे ये कुछ बातें ऐड करनी थी जो कि आप एआई से कह सकते हैं अपनी स्टोरी के लिए। जी, आयशा रिजवान और इस्मत ज़हरा, तारिक शाहीन, इन सब की स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। अभी तो मैं इतनी ही पढ़ पाई हूँ, मैं आगे नीचे जा रही हूँ। एक सैमसंग के नाम से भी कोई हैं, उनकी भी स्टोरी अच्छी है। नाम एटलीस्ट आप लोग चेंज कर लिया करें, अगर हम लोग को आपको मुखातिब करना हो तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आई थिंक कि इससे भी जो है लाइक आप लोग को जो है एक स्टोरी टेलिंग सेशन का एक जबरदस्त जो है ना, आपके पास अब स्टोरी तो आ गई है, बस आपने अब क्लास में स्टूडेंट्स को सुनानी है एंड वो अपलोड करनी है अपने पोर्टल पे। तो आई थिंक कि अब आप लोग जो है नेक्स्ट स्टेप जो है आपको ऑलरेडी इससे मिल गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, मिस मलिहा, अगर हम आगे मूव कर सकें दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज 440 ऑलरेडी हो गए हैं, एंड आई जस्ट होप कि जो है हमारे बस कुछ मैडम, पीसेज हमने यहाँ पर ऑलरेडी। अपना जो है ख़त्म कर दिया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था कि अगर उन्होंने कोई सवाल करना है हमसे, तो स्टोरीज को देखते हुए तो लग नहीं रहा है कि उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो ज़रूर कर लें। बिल्कुल।
अच्छा, एक हमारे पास एक सवाल आया हुआ था कि हाउ टू फॉर्मुलेट स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स विद ऑब्जेक्टिव्स with respect to storytelling or how to link SLOs with stream storytelling। ये सवाल है मिस्टर वीडिया का। अच्छा, जब आप स्टोरी बनाते हैं तो सबसे पहले जब स्टोरी को बनाएंगे तभी जो मैंने कहा था इंक्वायरी स्टेज होगी, उसमें ये सारी चीज़ें आप मद्देनजर रखेंगे कि आप कौन से एसएलओ को टारगेट कर रहे हैं, उस टॉपिक के भी कौन से एसएलओ को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो नंबर सिस्टम है, जैसे हमने जो अपना एक सेशन दिखाया है, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें हमने टारगेट किया एसएलओ को रैशनल इरेशनल नंबर्स के डिफरेंस को। तो जब आप टारगेट कर लेते हैं अपने एसएलओ को, तो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी हो जाएगी। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपको कह रही हूँ कि फोकस इस उस चीज पे रखें, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस ना निकालें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी मैडम, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा मिस महिला आपके साथ। जी। जिस तरह ये एक मैडम जवेरिया ने जो क्वेश्चन पूछा, तो स्टोरी टेलिंग का सेशन का जो मकसद होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आपने टारगेट करना है कि आपने स्टूडेंट्स को करवाना क्या है। मतलब उसको एक लिमिट में रखना होता है ना, वरना तो अगर हम एक साइंस की तरफ, एक सीट की तरफ अगर जाते हैं, इस सीट से तो फिर इतनी बहुत चीजें आगे निकल आएंगी कि उसको हम क्लोज ही नहीं कर सकते। जिस तरह अभी हमारे स्कूल ने एक एक्टिविटी कराई हुई थी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, तो हमने 2 या 3 चीजों को जस्ट टारगेट किया था कि सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और लास्ट में एक फोटोसिंथेसिस था। तो इनसे रिलेटेड बच्चों के जो कंसेप्ट होंगे एसएलओ से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हम जस्ट खाली केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन तो इतने ज्यादा हैं कि वो तो अनकाउंटेबल हैं, उसको तो हम गिन ही नहीं सकते। तो जस्ट आपने किसी भी एक स्टोरी टेलिंग सेशन में सबसे पहले आपने तो ये थिंकिंग करनी होती है कि आपने आपका टारगेट किया है, आपने समझाना क्या है। फिर उसके लिहाज से एक स्टोरी बना के अगर हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों के कंसेप्ट इजीली जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। सर शाहजैन, मैं आपका सवाल नहीं समझी, क्या स्टूडेंट्स टीम में एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं? आप मुझे बताएंगे कि आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, जब तक जो है ये टीचर्स हमें अपने सेशंस अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं, मैं बस एक पॉल लॉन्च करना चाहूंगी जिसके अंदर हम जो है बस थोड़े बहुत सवाल हैं रिगार्डिंग स्ट्रीम सितारे जो आज आपने सेशन लिया है। आप वो प्लीज जो है उसको आंसर करें जो टीचर्स अटेंडेंस में है। आपके पास वो पॉल शेयर हो रहा होगा, प्लीज उस पे जो है 5 क्वेश्चंस हैं। आप हर किसी का जवाब देने के बाद उसको आप जो है सबमिट कर दें। थैंक यू। अच्छा सर, सना मुनीर ने पूछा है स्टूडेंट्स को कैरेक्टर। मैडम, ये रोल प्लेइंग हो जाएगा। जो आप कह रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, रोल प्लेइंग हो जाएगा। रोल प्लेइंग एक अलग एजुकेशनल टूल है। स्टोरी टेलिंग सेशन जो है वो टीचर करवाए तो बेहतर रहता है, नहीं? क्योंकि जो बच्चे अगर परफॉर्म कर रहे हो तो रोल प्लेइंग हो जाएगा ना, वो भी एक टूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में ऐसा नहीं होगा। जी, लर्निंग तो है, लेकिन हम स्टीम के हवाले से जो इसमें एक्टिविटीज आपको दी जाती हैं लेवल वाइज, उसमें जो स्टोरी टेलिंग है वो हम उसकी बात कर रहे हैं आज। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल रोल प्लेइंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जी सर तारिक, ये तो बहुत मसाइल हुए मुझे। जब मैंने इनको एक डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया स्टोरी टेलिंग से, तो बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम याद रखा और वो स्टोरी उनको याद रह गई, वो बताए जा रहे हैं प्लेट में गिर गई, वो मुझे बाद में वो स्टोरी उनके जहन से निकाल के टॉपिक को डालना पड़ेगा। तो ये होता है, लेकिन बच्चे बाद में आदी हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएंगे कि हम इसमें से क्या ग्रैब करना है। बिल्कुल, ऑडियो विजुअल की अगर आपके पास सहूलत है मिस समरीन, तो आप कर सकती हैं, बहुत अच्छा रहेगा उससे। हम लोग ज़्यादातर अपने मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि और स्कूल में तो लाइट होती नहीं है। अगर आपके स्कूल में नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं अटेंडेंस का भी पॉल लॉन्च कर दूंगी।
आप जो है फिर उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। ये बस मैं थोड़े बहुत इसके जवाबात ले लूँ। हमारे मैक्सिमम टीचर्स जो इस सेशन में मौजूद हैं वो इस पोल पर अगर जवाब दे देंगे तो फिर मैं अटेंडेंस का भी पोल लॉन्च कर दूंगी। अच्छा, मेरा एक वैसे सवाल तो नहीं है, हमारी पहले भी बात हो रही थी सैयद नाम और मैम मलिहा से कि जब आप स्टोरी टेलिंग सेशन करते हैं करवाते हैं तो उसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट कितना मैटर करता है और कितनी अच्छी बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन होती है अगर आपकी स्टोरीज में लोकल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कुछ इलाकाई कहानियां होती हैं जो बहुत बच्चों ने बचपन से ही सुनी होती हैं, कुछ ऐसी मैं तो शुरू से ही ये बात कह रही हूँ कि अगर बच्चा रेलेवेंट नहीं कर पाएगा, रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जब स्टोरी टेलिंग में सिर्फ इमेजिनेशन पे ही तो बात कर रहे हैं, अगर बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पाएगा तो वो उसको उस तरह नहीं सीखेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सीनरी को, सिनेरियोस को, कैरेक्टर को चूज करते हुए बहुत ध्यान रखें कि बच्चा उससे रिलेट कर सके। जब मैडम हिरा भी ये बात कह रही थी कि एआई को बेशक यूज़ करें लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म करें अपने सिनेरियोज, बच्चों के सिनेरियोज में, सीनरीज में और कैरेक्टर्स में, ताकि उससे रिलेट कर सकें। अदरवाइज तो वो बिल्कुल लिंक नहीं कर पाया, इमेजिन नहीं कर पाया, तो वो सीखेगा कैसे स्टोरी टेलिंग के सेशन से। थैंक यू सो मच मिस मलिहा एंड सरनान। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें। जी बिल्कुल। नहीं, Thank you. और आप लोग का बहुत जबरदस्त जो है, हमें एक तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है कि ये बहुत अच्छा सेशन रहा है एंड आई थिंक टीचर्स ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग टुगेदर। आई नो कि इसमें आपको काफी टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है जो पूरे आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, बट लाइक इसकी वजह से आई गेस कि आज इतने सारे टीचर्स जो है हमारे साथ जमा हो सके हैं इस सेशन के अंदर। एंड आई एम श्योर कि अब जो आगे आने वाले टाइम में, अब जो अगस्त से सेशन जब दोबारा स्टार्ट होगा, आई होप कि इंशाल्लाह हमें बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलिंग सेशंस मिल रहे होंगे आपकी बदौलत। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू।